नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी की पार्टी का विक्ट्री कोड क्या है? नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है कि चुनाव से 7 दिन पहले राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी की चर्चा चौक चौराहे हर टेलीविजन चैनल पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हो रही है? क्या कांग्रेस के ही कुछ नेता जानबूझकर ऐसी गलती करते हैं कि मोदी की पार्टी को माहौल बनाने का, मुद्दा गरमाने का मौका मिल जाता है? आज कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जब कांग्रेस के गले में पहले से ही सांप लिपटा हुआ था, यानी खड़गे साहब का वो बयान चल रहा था, ठीक उसी वक्त मैनिफेस्टो में बजरंग दल वाली बात लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? लोकल चुनाव को नेशनल बनाने की कोशिश क्यों की गई? पहले कांग्रेस 1 साल से इस चुनाव को अपनी पिच पर लड़ रही थी, तो फिर आखिर के ओवर्स में मोदी की पिच पर जाकर कांग्रेस क्यों खेलने लगी? कांग्रेस से एक नहीं, दो बड़ी गलतियां हुई हैं और अब मोदी के पास एक नहीं, दो विक्ट्री कोड हैं। ये दोनों कोड इस रिपोर्ट से डिकोड करते हैं। मोदी के भाषण की शुरुआत जय बजरंग बली से ही क्यों हो रही है? मोदी अपने भाषण का अंत जय बजरंग बली के उद्घोष से ही क्यों कर रहे हैं? बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार। हर बार मोदी क्यों ले रहे हैं बजरंग बली का ही नाम? ऐसा करके प्रधानमंत्री क्या देना चाहते हैं पैगाम? आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री के गले में भगवा रंग के गमछे का महत्व समझिए। मोदी के सामने बैठी भीड़ को देखिए। कर्नाटक सहित पूरे देश में भगवा की लहर देखिए। बीजेपी के पास अब 2 बाण हैं। नंबर 1 बजरंग बाण, यानी हिंदू वोट का बाण, और नंबर 2 मोदी बाण, यानी 140 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट अप्रोच वाला ब्रह्मास्त्र। पहले आपको मोदी के बजरंग बाण की ताकत दिखाते हैं। इस वक्त 100 या 200 नहीं, लाखों बजरंग बली के भक्त मैदान में आ गए हैं। भारत माता की भी जय हो रही है, बजरंग बली की भी जय हो रही है। मैं भी बजरंगी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हर किसी की प्रोफाइल पिक में हनुमान जी के दर्शन होने लगे हैं। तो क्या बजरंग बली में इतना वोट है कि सिर्फ जय बजरंग बली करने से 23 में भी हर जगह मोदी की सरकार बनेगी और 24 में भी मोदी की ही हैट्रिक होगी? यह समझने के लिए पिछले 24 घंटों का सोशल मीडिया ट्रेंड देख लीजिए। नंबर 1 पर हनुमान जी ही हैं। टॉप ट्रेंड में हनुमान भक्त मोदी ही हैं। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की नीयत में खोट है, तभी तो वो बजरंग दल पर चोट कर रहे हैं। तो क्या इसीलिए अब सारे हिंदू बजरंग बली के नाम पर मोदी को वोट करने का मन बना चुके हैं? कर्नाटक चुनाव के लिए जारी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप फैलाना हो, बजरंग बली के दल बजरंग दल को गुंडों की फौज बताना हो,
फिर गलती का एहसास होते ही कैमरे पर आकर जेब से हनुमान चालीसा निकालकर दिखाना हो, या फिर ट्विटर पर हनुमान चालीसा का जाप करना हो, कांग्रेस अपनी गलती की भरपाई कर रही है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहां भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। सच तो यह है कि बजरंग दल को बैन करने का ख्वाब देखने के चक्कर में कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी के दिमाग को पढ़ ही नहीं पाया। राहुल से लेकर प्रियंका और खरगे तक हर कोई मोदी के बिछाए जाल में फंसता चला गया। कांग्रेस को लग रहा है कि बजरंग दल को बैन किए जाने की खबर आने के बाद ही मोदी इतना जय बजरंग बली कर रहे हैं। कांग्रेस के एक्शन के बाद ही बीजेपी से जुड़े सारे हैंडल्स जय बजरंग बली वाला हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। कांग्रेस ने बजरंग दल का नाम मंगलवार को फिट किया है। प्रधानमंत्री तो कई दिन पहले से ही जय श्री राम के साथ जय बजरंग बली का जाप करना शुरू कर चुके थे, और कांग्रेस को इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ गूगल पर जाकर मोदी प्लस हनुमान टाइप करना था। सामने अप्रैल 2023 का आर्टिकल आ जाता, जब बीजेपी के स्थापना दिवस पर मोदी ने प्रभु हनुमान की चौपाई सुनाई थी। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। यानी 4 हफ्ते पहले ही मोदी ने हनुमान का नाम लेना शुरू कर दिया था, मगर उससे पहले भी कुछ हुआ था। मोदी तो 1 साल पहले ही यानी अप्रैल 2022 में ही राम मॉडल के बाद हनुमान मॉडल पर शिफ्ट कर गए थे, जब उन्होंने गुजरात के मोरबी में बजरंग बली की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। यानी 2023 के मई महीने के पहले हफ्ते में क्या करना है, मोदी ने इसका पूरा खाका अप्रैल 2022 में ही रेडी कर लिया था। और इसके लिए भी कांग्रेस को सिर्फ इतना करना था कि गूगल पर मोदी प्लस बजरंग बली प्लस 2022 टाइप कर लेना था। मोदी ने तब क्या कहा था, कौन सा हनुमान मॉडल दिया था, पूरी खबर पता चल जाती। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मोदी को 23 से लेकर 24 तक बजरंग दल के नाम पर चुनावी सीजन में एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। इसीलिए कहते हैं, बिना तैयारी के कोई काम नहीं करना चाहिए। वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। और अब कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो शुरुआत में हनुमान जी के नाम पर अनाप शनाप पोस्टर फैलाती रही, मगर अब एक जगह से दूसरी जगह भागती फिर रही है। बजरंग बली के नाम पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। I don't want to reply Agreed, that. you're the president, sir, but why No, I don't want to reply that. Once my party people have replied, that's why I don't want to give my Why individual. not make it nationally? Rajasthan elections are also coming, then MP. Why not make it nationally? Why only stick to Karnataka What? Who? in terms of banning Bajrang? Arre, you already we have explained, and again you are asking means you want to create problem for us. कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से।
ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। पीएफआई सिमी का बदला हुआ रूप है, एक देश विरोधी संगठन है, और बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, और ऐसे संगठन की और ऐसे देश विरोधी संगठन से तुलना करने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, इसकी सजा कर्नाटक में भी मिलेगी और पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी। बजरंग दल को बैन करने का वादा कर कांग्रेस कह रही है कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है, जबकि बीजेपी तो यह पोस्टर घुमा रही है कि कर्नाटक का बच्चा बच्चा मोदी के साथ बजरंग बली की जय के नारे लगा रहा है। पिछले 48 घंटों के सीक्वेंस ऑफ इवेंट से क्लियर है, कांग्रेस अपनी ही पिच पर हिट विकेट हो गई है। पहले मुस्लिम आरक्षण ने कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले अप्रोच को एक्सपोज किया, फिर बजरंग दल को बैन करने वाले मैनिफेस्टो से उसे सेटबैक लगा, और मोदी ने इन दोनों ही मुद्दों पर कांग्रेस की सोच का वर्णन सामाजिक तौर पर कर दिया। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। इसलिए अब कांग्रेस ने मोदी पर पर्सनल अटैक की इंटेंसिटी तेज कर दी है। कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर मोदी को दी गई गालियों के नंबर्स खुल्लम खुल्ला चिपकाने लगी है। अलग अलग कार्टून बनाकर, पोस्टर चिपकाकर मोदी का मजाक उड़ाने लगी है। हद तो यह है कि यह वही कांग्रेस है जो पहले दिखावे के लिए ही सही मोदी को गाली देने वालों को फटकारती थी, मगर अब पब्लिकली पुचकारती है। मोदी को गाली देकर ताली बजाने वाली टीम के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। नंबर 1 प्रियंका, नंबर 2 राहुल और नंबर 3 मल्लिकार्जुन खड़गे। इसकी शुरुआत ही प्रियंका के एक बयान से हुई, और इस वक्त प्रियंका कर्नाटक की जिन जिन गलियों से निकल रही हैं, वहां मोदी को लेकर अजब गजब थ्योरी ही दे रही हैं, पर्सनल अटैक कर रही हैं। मैं यहां आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं, और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? मैं कह रही हूं जाग जाओ,
बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं। जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका कर्नाटक चुनाव में एक सीक्रेट वेपन है जिन्हें मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करके वोट बटोरा जा सकता है। मगर सच तो यह है कि जब प्रियंका को 2022 में यूपी का इंचार्ज बनाया गया था, तब कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% पर आ पहुंचा था। 2017 में वोट शेयर 6.25% के करीब था। सवाल यह है कि जो प्रियंका यूपी जैसे राज्य में अपनी पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने के बजाय घटा बैठी, क्या वो कर्नाटक में कांग्रेस का कायाकल्प कर सकती हैं? जवाब है नहीं। इसीलिए मोदी पर पर्सनल अटैक के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं। प्रियंका के एजेंडे को कांग्रेस की ट्रोल आर्मी भी प्रमोट कर रही है। मोदी को जहरीला सांप बताकर फन कुचलने जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है और पीछे से कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी विरोधी डायलॉग्स का स्क्रिप्ट राइटर बनाया गया है। कभी दिन में तो कभी रात में खड़गे इस वक्त मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं। मत होगा, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई, तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना, तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ। मैं पिछड़ा हूँ, मेरे को गालियां दे, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दे। अरे ये कहने की बात है। अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत। आप सवाल का जवाब दो, उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा। खड़गे जी, बाप और बेटे ने मुझे कुछ कहा, नाव इंसल्ट ಮಾಡಿದೇವಂತೆ। ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस बार गालियों को ही अपना फेवरेट हथियार बना लिया है। जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं, जैसे शब्द मैनिफेस्टो में फिट हो रहे हैं, उनको जस्टिफाई तक किया जाने लगा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी ने कर्नाटक में ग्राउंड जीरो पर जाकर शाही परिवार के एटीएम प्लान को एक्सपोज कर दिया है। देश के 140 करोड़ लोग, वो ही हमारा रिमोट कंट्रोल है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है। पब्लिक क्या सोच रही है और क्या करने वाली है? मोदी ने जब से इसका हिंट दिया है, मोदी विरोधी खेमा हाथ धोकर प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गया है। हर घंटे मोदी को ताना मारने का कोई न कोई बहाना ढूंढा जाने लगा है। ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। फिर ये मोदी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी से नफरत के इंतहा के कुछ और सैंपल देखिए। प्रधानमंत्री कर्नाटक में बच्चों के बीच जाते हैं, उनके साथ खुशी के 2 पल बिताते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती हैं। तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम इसमें भी पॉलिटिकल एंगल लेकर बैठ जाता है। यहां भी लीडर वर्सेस डिक्टेटर वाला टेप बजाया जाने लगता है। यह काम हैदराबाद से ऑपरेट करने वाली ट्रोल आर्मी भी करती है और दिल्ली में बैठकर मोदी को घेरने वाली कांग्रेस की मीडिया सेल भी करती है। यानी मोदी पर फुल ऑन टारगेटेड अटैक, ताकि किसी तरह मिल सके कर्नाटक में लोगों का वोट। इस इकोसिस्टम का बस यही एक एजेंडा है। कांग्रेस कह रही है कि वो विजन डॉक्यूमेंट लाई है और आप लोगों ने डिवीजन डॉक्यूमेंट लिया है। वो बजरंग दल पर बैन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन आ गया है।
वो कुछ भी उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो वोट लो, फूट डालो, राजनीति करो, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज होना है तो कर लो, लेकिन समाज टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन उनको वोट चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति। सर खड़गे जैसे नेता सर पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री। देखा उनकी हालचाल, उनका वो जिस तरीके से उनका विचार है वो बताता है कि वो कितने बौखला गए हैं और मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए हर गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बोलने के साथ साथ वह एक तरीके से कहा जाए तो डेस्परेट हो गए हैं। कांग्रेस हो या मोदी का कोई और विरोधी, प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके बजरंग बली के दल यानी कि 23 और 24 में उनकी जीत का रास्ता निकल गया तो वो गलत है, क्योंकि उनके रास्ते में मोदी खड़े हैं और मोदी खुद भी इसे पर्सनल लेवल पर ले गए हैं। पब्लिक से अपना पर्सनल काम कराने का वादा ले चुके हैं। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम, एकदम मेरा पर्सनल काम है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पीछे से भी हाथ ऊपर उठना चाहिए, करेंगे? सब लोग करेंगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करोगे? हर एक की लाइट चालू है तो मैं देखूंगा, करेंगे? करेंगे? अच्छा, मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। हर घर जाना है, जाएंगे और उनको जाकर के कहना, मोदी जी दिल्ली से मुल्की आए थे। कहेंगे? कहेंगे? फिर उनको कहना कि मोदी जी जब मुल्की आए थे तो उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम पहुंचाया है। क्या मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? घर घर पहुंचाओगे? मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? हर किसी को पहुंचाओगे? जब मेरे नमस्कार पहुंचेंगे तो सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी। आज मैं जितना काम करता हूं उससे अनेक गुना काम करूंगा, और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कल यूपी में लोकल इलेक्शन होगा। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जिसमें सबकी नजर मेन मुस्लिम इलाके प्रयागराज, रामपुर, मुरादाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, संभल, शामली, सहारनपुर, बिजनौर इन इलाकों पर होगी। क्यों होगी? वजह है यहां का मुस्लिम वोट, वजह है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वजह है असदुद्दीन ओवैसी, वजह है अखिलेश यादव। एक सबसे बड़ी वजह है 23 में से एक ट्रायल रन जो यहां हो रहा है। यह ट्रायल है मुस्लिम वोट का। क्या मुसलमान वोट खिसका या अभी भी एकजुट है? क्या मुसलमान वोट लोकल इलेक्शन में भी योगी की तरफ जा रहा है या बिल्कुल अखिलेश यादव की तरफ हो जाएगा? ग्राउंड से मिल रहे इशारे कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। योगी की लड़ाई किससे है? मुख्तार प्रेमी मुसलमान से है, अतीक प्रेमी मुसलमान से है, अखिलेश प्रेमी मुसलमान से है, मायावती प्रेमी मुसलमान से है या ओवैसी प्रेमी मुसलमान से है? सीधे सीधे कहें तो ये वो मुसलमान हैं जो योगी मोदी को पसंद नहीं करते, उन्हें वोट नहीं करते। 14% मुसलमानों की कुल आबादी में से ऐसे करीब 92% मुसलमान हैं, क्योंकि 8% मुसलमान मोदी योगी पर ट्रस्ट करता है। अब तक के चुनाव के आंकड़े यही कह रहे हैं।
लेकिन अब इन्हीं 92% मुसलमानों का सवाल है, इनको अपने साथ जोड़ना है और एंटी मोदी योगी मुसलमानों को आपस में तोड़ना है और हिंदू कोर वोट बैंक को सेट करना है। क्योंकि मुख्तार अतीक प्रेमी, अखिलेश ओवैसी प्रेमी मुसलमान अगर बटेगा और मोदी योगी से और मुसलमान जुड़ेगा तो 24 का टारगेट 300 आसानी से पार हो जाएगा। इसीलिए निकाय चुनाव में फोकस मुस्लिम कॉरिडोर पर है, जिसकी शुरुआत मुरादाबाद से होती है, जहां 51% मुसलमान हैं। जहां समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहीं रामपुर में 50% मुसलमान हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी ने सारा गणित पलट दिया। वैसे ही पूर्वांचल में बीजेपी ने आजमगढ़ में किया, अपना फार्मूला फिट किया, मुस्लिम वोट बढ़ गया और हिंदू वोट सेट कर दिया। योगी निकाय चुनाव के प्रचार में पूर्वांचल के संत कबीर नगर, आजमगढ़ और मऊ पहुंचे, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। यहां मुस्लिम वोटर हार जीत डिसाइड करते हैं। सबसे पहले बात मऊ की करते हैं। मऊ जिले में 20% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन जब आप शहर में जाएंगे तो 100 में से 60% मुसलमान आबादी पाएंगे। और यहां मुस्लिम वोटर जिसे चाहते हैं उसे सांसद, विधायक, नगर पालिका चेयरमैन बनाते हैं। मऊ मुख्तार प्रेमी गैंग मुसलमानों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। 1996 में माफिया मुख्तार मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचा और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव तक वो वहां से चुनाव जीतता रहा, जिसमें वो 2 बार 2002 और 2007 में निर्दलीय चुनाव भी जीता। साल 2010 में बीएसपी ने मुख्तार के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। मुख्तार ने अपने आखिरी 3 चुनाव जेल में बंद रहते हुए जीते थे। 2022 में मुख्तार ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी। इस वक्त मऊ से अब्बास अंसारी ही विधायक है। इसीलिए जब योगी मऊ आए तो सबसे पहले मुख्तार प्रेमी गैंग को ही समझाए। आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। मऊ के लोकल चुनाव में आकर योगी इतने वोकल क्यों हैं? यहां पर सीधा सीधा गणित मुस्लिम वोट का है। जो अब तक जिसे चाहता है उसे जिताता आया है, लेकिन इस बार बीजेपी को मऊ से उम्मीद जगी है। उसकी वजह बताने से पहले आपको मऊ की लोकल पॉलिटिक्स को जानना होगा। पिछले 20 सालों से मऊ नगर पालिका एसपी और बीएसपी के कब्जे में है। कभी नगर पालिका चेयरमैन समाजवादी पार्टी का हो जाता तो कभी बहुजन समाज पार्टी का। पिछले 2 दशकों से नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर मुस्लिम उम्मीदवार का ही कब्जा है। मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष तैयब पालकी ने 2006 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीता था और 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता, जबकि 2000 में समाजवादी पार्टी से अरशद जमाल ने चेयरमैन पद पर कब्जा जमाया था। वहीं 2012 में महिला सीट होने के कारण अरशद जमाल की पत्नी समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बनी। लेकिन इस बार अरशद जमाल बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने युवा आबिद अख्तर को टिकट दिया है और बीजेपी ने नए चेहरे अजय कुमार पर भरोसा किया है। लेकिन इस बार बीजेपी मऊ को लेकर उत्साहित है। एक तो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता दिख रहा है,
दूसरी तरफ इस बार परिसीमन बदलने से चेयरमैन पद का मुकाबला भी कांटे का हो गया है। 2022 में नगरपालिका परिषद में 54 गांव को शामिल कर लिया गया। जो नगरपालिका पहले 46 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, वो अब 76.57 वर्ग किलोमीटर के आसपास की हो गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले 52,000 वोटर बढ़े हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटर्स का रेशियो भी बढ़ा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट सपा बसपा में बढ़ता है तो बीजेपी का चांस भी बढ़ता है। इसीलिए योगी जब महुआए तो निशाने पर मुख्तार प्रेमी ही नहीं, ओवैसी मायावती प्रेमी गैंग भी आए। हमारे नगर बहन और बेटियों के लिए आतंक का माहौल था, शोधों का आतंक था। नगरीय क्षेत्र में गंदगी का ढेर दिखता था और भाइयों बहनों, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, 17 के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे कि नहीं निकलते थे? लेकिन आज तो नहीं ये दृश्य देखने को मिलता होगा ना। और यही कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, आज हमारे शहर शोधों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, सुरक्षित शहर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान के 2 घुसपैठियों को सेना ने ढेर कर दिया है। माछिल सेक्टर में सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी के करीब आर्मी ने ऑपरेशन माछिल प्रहार शुरू किया। आज सुबह आतंकी घुसपैठ करते नजर आए। जवानों के ललकारने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही आतंकी ढेर हो गए। घुसपैठिए आतंकियों के पास से 2 AK-47, 6 मैगजीन, 149 AK-47 राउंड्स, 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई है। एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली है, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माछिल सेक्टर में सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। एलओसी के करीब आर्मी ने ऑपरेशन माछिल प्रहार शुरू किया और आज सुबह आतंकी घुसपैठ करते नजर आए। जवानों के ललकारने पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में जवाबी कार्रवाई में दोनों ही आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। इनके पास से 2 AK-47, 6 मैगजीन, 149 AK-47 राउंड्स, 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस की चर्चा है। वजह है एक ड्रोन। 2 ड्रोन से हमले हुए, क्रेमलिन पर अटैक हुआ। आज रूस ने एक खबर फैलाई कि पुतिन की हत्या होने वाली थी और हत्या की कोशिश का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगाया। इस ड्रोन अटैक के बाद अगले कुछ घंटे बड़ी टेंशन वाले होंगे। तो जो वीडियो रूस ने जारी किया, क्या वो सही है? क्या आज पुतिन की हत्या हो जाती? ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर गौर से देखिए। एक ड्रोन आता है और आकर क्रेमलिन की गुंबद पर गिरता है। एक बार फिर तस्वीर पर गौर कीजिए, यहां रूस का झंडा भी लगा है। बिल्कुल निशाना बनाकर यह ड्रोन अटैक हुआ। अब रूस का दावा है कि यह ड्रोन यूक्रेन से आया। अटैक हुआ तो रूस ने 2 ड्रोन गिरा दिए। क्रेमलिन, जहां रूसी राष्ट्रपति का दफ्तर और आवास भी है, वहां एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट करके 2 ड्रोन गिरा दिए गए। क्रेमलिन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई घुस भी नहीं सकता, फिर भी इमारत की गुंबद तक ड्रोन पहुंच गया। जब यह हमला हुआ, क्रेमलिन के अंदर पुतिन मौजूद नहीं थे। ज़ेलेंस्की फिनलैंड के दौरे पर थे। हमले के बाद रूस का रडार एक्टिव हो गया। रूस ने पहले कहा यूक्रेन ने पुतिन की हत्या की कोशिश की। रूस ने फिर कहा ड्रोन से अटैक एक आतंकवादी हमला है।
फिर रूस की ओर से बयान आया कि यूक्रेन से बदला लेंगे। जेलेंस्की भी चुप नहीं बैठे। जेलेंस्की ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, यूक्रेन भी बदला लेगा। यूक्रेन ने इस हमले से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने कहा कि हम पहले हमला करने पर विश्वास नहीं रखते। दुनिया के कई देशों की न्यूज एजेंसियों ने क्रेमलिन के दावे को दिखाया। एएफपी ने स्टेटमेंट को ट्वीट किया। रूस की न्यूज एजेंसी रिपब्लिक ने वीडियो भी ट्वीट किया। CNN इंटरनेशनल ने लिखा कि पुतिन को निशाना बनाना मकसद था। जैसे ही ड्रोन द्वारा पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की खबर सामने आई, मॉस्को के मेयर ने रूसी राजधानी के ऊपर अनधिकृत ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। ये ड्रोन अटैक रूस की विक्ट्री परेड से पहले हुआ है। 9 मई को विक्ट्री परेड होती है जिसमें रूस अपनी ताकत दिखाता है। उससे पहले ये घटना हुई। 4 दिन पहले टेंशन और बढ़ गई। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। विक्ट्री परेड से पहले न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही थी। रूस पर हुए हमले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ये ड्रोन अटैक फिर से बड़े युद्ध की आहट है? क्या एक ड्रोन अटैक रूस और यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉर की ओर खींच ले जाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।